देखते हैं कि वहां पर भक्ति पारक बैठक के कार्यक्रम के आरंभ करने के लिए क्या सुविधा है। और फिर संस्था की तरफ से बताया जाता है कि हाँ, अगर यहाँ एक बहाई को भेजेंगे तो धीरे धीरे वो कुछ परिवार के कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं या कुछ कॉन्टैक्ट्स वो बनाते हैं और फिर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चलो हम लोग एक भक्ति पारक बैठक या प्रार्थना का कार्यक्रम करना चाहेंगे, तो आप लोग की स्वीकृति हो। तो इस तरीके से कार्य शुरू होता है और इसके बाद धीरे धीरे कुछ और परिवार जुड़ जाते हैं और फिर बच्चे होते हैं तो बच्चों के लिए नैतिक कक्षा, क्योंकि ये पायनियर एक अनुभवी व्यक्ति है जो भली भांति जो पूरी जो प्रक्रिया है उससे बहुत अच्छी तरीके से वो अवगत है। और जो रूही पुस्तक है, पहला 1 से लेकर 7 तक तो वो कर चुका होता है और फिर वो सेवा के क्षेत्र में भी हर पुस्तक के साथ साथ क्या क्या सेवा देनी है वो भी जानता है। और वो खुद भी हो सकता है कि एक बच्चों के नैतिक कक्षा का बीसीसी ट्यूटर भी रह चुका हो, सहशिक्षक या अध्ययनविक कक्षा या किशोर किशोरियों का ग्रुप। तो इस तरीके से कुछ न कुछ उनमें ये अनुभव और गुण है, इसीलिए उन्हें एक पायनियर के रूप में भेजा जाता है। तो कभी कभी एक क्लस्टर में भी एक अलग क्षेत्र में भी भेज सकते हैं। जैसे दिल्ली का बहुत बड़ा समुदाय है, तो कुछ तो हमारे 6 तो सघन विकास क्षेत्र हैं, लेकिन कुछ और क्षेत्र हैं जहाँ पर संभावनाएं हैं। तो पायनियर अगर वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं या आसपास, क्योंकि हमारा सब रीजन में 8 अलग क्लस्टर्स आते हैं, तो उसके संबंधित भी हम लोग परामर्श करके, तो विशेष करके सहायक मंडल सदस्यों के साथ स्थानीय आध्यात्मिक सभा और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बोर्ड, क्योंकि दिल्ली का एक अलग से सब रीजनल बोर्ड भी है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का। तो अलग अलग जगह पे मित्रों का अनुभव भी होगा। जैसे मिस्टर संदीप मलिक भी बता रहे थे बिहार के परिस्थिति, वहां पर क्या संभावनाएं हैं। फिर बाकी क्लस्टर्स में भी जो मित्र यहाँ पे जुड़े हैं, आप भी बता सकते हैं कि आप के समुदाय में से कोई पायनियर गए हैं या पायनियर की आवश्यकता है, तो आप बता सकते हैं। श्रीमती जीवा जी, आप पश्चिम बंगाल का अनुभव साझा कर सकते हैं। तो इस तरीके से साथीगण, अगर चर्चा करनी है पहले तो कर सकते हैं हम लोग, अन्यथा हम आगे का जो गद्यांश है वो पढ़ के उसके बाद करें। जी हाँ, तो जैसे आप आदेश। मैं पढ़ता हूँ डॉक्टर साहब। जी हाँ, ठीक है आशिक भाई, आप पढ़िए। कहाँ ये हम आपसे नहीं, इसके ऊपर है ना, इसके पहले है। यहीं से पढ़ना है, हम आपसे और आपके। अच्छा अच्छा, वहां से है। जी जी, अच्छा, वो हमने पढ़ लिया था ये। हाँ वो पढ़ लिया था। अच्छा अच्छा, सॉरी। हाँ, जिसमें हम लोग ने कि आध्यात्मिक अर्थपूर्ण वार्तालाप, हाँ अब ये वाला बाकी था। तो हम आप और आपके नायकों हम आपसे और आपके सहायकों से, अनुयायियों वे जहाँ कहीं भी रहते हैं की मदद करने के लिए कहते हैं। समय समय पर अपने परिवेश में प्रभु धर्म का शिक्षण करने के प्रभावी तरीकों की समीक्षा करें और अपने हृदयों में शिक्षण के लिए जुनून पैदा करें जो दिव्य साम्राज्य की संपुष्टि को आकर्षित करेगा, जिन आत्माओं को प्रभु धर्म का आशीर्वाद दिया गया है। वे इस उपहार को स्वाभाविक रूप से रिश्तेदारों, मित्रों, सहपाठियों, सहकर्मियों और जिनसे वे अभी तक मिले भी नहीं, उनके साथ वार्तालाप के माध्यम से हर जगह और हर पल सुनने वाले कान की तलाश करते हुए साझा करने की स्वाभाविक इच्छा रखते हैं। अलग अलग परिवेश और परिस्थितियां
खुद को अलग अलग तरीकों के लिए उपलब्ध कराती है और दोस्तों को यह सीखने की एक सतत प्रक्रिया में व्यस्त रहना चाहिए कि वे जहाँ हैं उस स्थान पर सबसे प्रभावी क्या है। थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। सबसे उन्नत क्लस्टरों से सीखना। 6 साल पहले हमने आपके लिए एक क्लस्टर की विशेषताओं का वर्णन किया था, जहां मित्रों ने विकास की निरंतरता के साथ तीसरा मील का पत्थर पार कर लिया है। यहाँ तक पहुंचने का अर्थ है विशिष्ट पड़ोस या गांवों में होने वाली संगठन गतिविधि। साथ ही क्लस्टर में रहने वाले अधिकांश अनुयायियों द्वारा किए जा रहे ठोस प्रयास, दूसरे शब्दों में समुदाय निर्माण के काम में सार्वभौमिक सहभागिता की बढ़ती भावना। व्यवहार में इसका अर्थ है बड़ी संख्या में भाइयों को नामबंद करना, जो रचनात्मक और बुद्धिमानता से योजना के कार्य की रूपरेखा को अपनी परिस्थितियों की वास्तविकता पर लागू कर रहे हैं, चाहे वे जिस भी क्लस्टर में रहते हैं। यह मांग करता है कि परिवार और व्यक्तिगत अनुयायी एक साथ काम करें और खुद को एक विस्तारित नाभिक से संबंधित देखने के लिए एक सचेत निर्णय लें। मित्रों के ऐसे समूह गतिविधियों में भागीदार के दायरे को स्वयं से संबंधित नेटवर्क जो कार्य या अध्ययन स्थल, स्थायी स्कूल या किसी अन्य प्रकार के सामुदायिक केंद्र के माध्यम से बनाए जाते हैं, को सम्मिलित कर विस्तारित करते हैं और जो उनके साथ सेवा करने के लिए वो खड़े होते हैं, उनके साथ साथ चलते हैं। इन प्रयासों में जबरदस्त खासियत है, यहाँ तक कि जब एक क्लस्टर में संगठन गतिविधि के कई फलते फूलते केंद्र होते हैं, तब भी क्लस्टर के बाकी भागों में किए जा रहे प्रयास सभी चल रही गतिविधियों के एक बड़े अनुपात का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। हम इस संबंध में कुछ क्लस्टरों में प्रभु धर्म के प्रति ग्रहणशीलता दर्शाती है। एक विशिष्ट आबादी, लेकिन वह पूरे क्लस्टर में फैली हुई तक क्रमबद्ध रूप से पहुंचने के लिए उठाए जा रहे कदमों को भी स्वीकार करते हैं। इसे समुदाय निर्माण कार्य के एक विशेष स्वरूप में देखा जा सकता है और एक जो महान संभावना दर्शाती है। जैसे जैसे योजना के कार्य में इसके सभी रूपों में सहभागिता बढ़ती है, मित्रों के लिए एक दूसरे के अनुभव से सीखने और एक दूसरे के भीतर शिक्षण का आनंद की ज्योति जगाने के कई अवसर सामने आते हैं। बेशक हाल के वर्षों में ग्रहणशील पड़ोस और गांवों में किए जा रहे कार्य विशेष ध्यान का केंद्र रहे, जब ऐसे स्थानों के निवासी बड़ी संख्या में भाई गतिविधियों में भाग लेना शुरू करते हैं। इसमें निहित जटिलता से निपटने के लिए सामान्य पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। संगठन गतिविधि के प्रत्येक केंद्र के भीतर परिवार के समूह के बीच सहयोगात्मकता व्यवस्थाएं उभरती है, जो आसपास के कई घरों में इस तरह की गतिविधियों का दायरा बढ़ाने की दृष्टि से आपस में समुदाय निर्माण गतिविधियों का आयोजन करते हैं। मित्रों का एक अनौपचारिक नेटवर्क चल रहे प्रयासों को प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करता है। ऐसे स्थानों में दैनिक जीवन का चरित्र एक ऐसी संस्कृति जिसमें उपासना और सेवा एक साथ कई लोगों को शामिल करने वाली इच्छित गतिविधियां होती है के अनुकूल बना रहा है। उल्लासित करती है। भली भांति तैयार सामुदायिक सभाएं कुछ मामलों में शिविरों में और त्योहारों तक बढ़ती आवृत्ति के साथ होती है और ऐसे अवसरों पर संगीत और गीत
प्रमुखता से प्रस्तुत होते हैं। वास्तव में कलाएं शुरू से ही एक समुदाय के विकास का एक अभिन्न अंग है। ऐसी व्यवस्था में खुशी पैदा करने, एकता के बंधन को मजबूत करने, ज्ञान का प्रसार करने, समझ को सुदृढ़ करने और यहाँ तक कि वृहद समाज के लोगों को प्रभु धर्म के सिद्धांतों से परिचित कराने के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में नजर आती है और स्वाभाविक रूप से भादर्शी होने की ओर मजबूती से ध्यान केंद्रित रहता है। उन आत्माओं के साथ जो अभी तक प्रभु धर्म से अपचरित है, क्रिया के एक फलते फूलते पैटर्न के फलों को लगातार साझा करने के तरीके खोजने में, इस सब के बीच हमने एक विशिष्ट नहीं, हम यहाँ रुक सकते हैं या शायद मिस्टर आशिक भाई, क्योंकि आपने 3 पैराग्राफ पढ़े। तो प्रिय साथीगण, पहला वाला जो आपने पढ़ा था उसमें वो ऊपर जो हमने कल पिछली बार पढ़ा था, उसमें एक चीज हाउस ऑफ जस्टिस ने लिखा है कि अब बहुत सारे बहाइयों में एक क्षमता जो विकसित हुई है वो है अर्थपूर्ण वार्तालाप आध्यात्मिक विषयों पर। तो इसी बात को दोहराते हुए ये जो छोटा सा पैराग्राफ आपने पढ़ा उसमें कह रहे हैं कि ये वार्तालाप हमें हर प्रकार के समाज के लोगों के साथ करने की हमारे में इच्छा होनी चाहिए, चाहे वो हमारे काम के क्षेत्र में परिचित हो या अपने पढ़ाई के जहाँ पर संस्था है परिचित हो, या हम बाजार जाते हैं तो बाजार में भी कुछ लोग को हम बार बार मिलते हैं, या हमारे रिश्तेदार हो या हमारे सहयोगी हो, हर प्रकार के लोगों के साथ एक अर्थपूर्ण वार्तालाप आध्यात्मिक विषयों को लेकर। तो ये जो क्षमता विकसित हुई है इसका भी हम सदुपयोग करेंगे तो हमें और भी अवसर मिलेगा। और फिर इसके बाद वाला जो है कि जो एडवांस क्लस्टर्स हैं, जो विकसित समुदाय है, यानी जिसका अर्थ होता है जो तीसरे मील के पत्थर तक पहुंच चुके जो समुदाय है, वहां से जो सीख हमें मिली है और जो अनुभव प्राप्त हुआ है, इससे भी हम देख रहे हैं कि सतत विकास के राह में हम और भी अधिक उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें भी आप बता रहे हैं कि पिछले जो योजना का जो प्लान था उसमें भी आपने हमें मार्गदर्शित किया है कि एक तीसरे मील के पत्थर तक पहुंच चुका हुआ समुदाय कैसे पहुंचा है, क्या क्या गतिविधि की आवश्यकता थी और किस तरीके से मित्रों में ये क्षमता विकसित हुई, और वो जो प्लान का जो रूपरेखा है उसी को ही केंद्रित करते हुए सघन विकास के क्षेत्र में ये क्लस्टर्स, ये सहयोग, ये लोग आगे बढ़े हैं। क्योंकि जब क्लस्टर पहले मील के पत्थर तक पहुंचना है तो उसमें एक नाभिक होना जरूरी है। ऐसे इसका अर्थ होता है कुछ सक्रिय मित्र जो दिन रात सेवा के क्षेत्र में योजना के जो विभिन्न लक्ष्य हैं उस पर ध्यान करते हुए अपनी सेवा दे, यानी मूल गतिविधि में वृद्धि लाने के लिए। और फिर साथ साथ जैसे जैसे मित्र की क्षमता बढ़ती जाती है तो फिर वो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ संपर्क करना शुरू करते हैं। और हमने देखा है कि इस प्रकार ग्रहणशीलता वाली संख्या भी समाज में बहुत सारे हैं, और हर क्लस्टर में हमें जागरूक रहना है, सतर्क रहना है कि जैसे भी हमें ऐसे मित्र मिलते हैं तो उनको हम आमंत्रित करें। कई बार देखा गया है कि कुछ माता पिता अपने बच्चों को नैतिक कक्षा में भेजते हैं, वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन स्वयं को उनको अभी तक किसी ने उनके साथ वार्तालाप नहीं की, तो वो समझते हैं कि ठीक है, ये बहाई लोग बच्चों के नैतिक कक्षा का आयोजन करते हैं और इसके साथ साथ हमारे बच्चों की पढ़ाई में भी हमें सहायता करते हैं, तो बहुत अच्छी सेवा है।
लेकिन हमारा उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि इनके साथ भी हमें वार्तालाप करके इन्हें भी हम अपने गतिविधि में किस तरीके से आकर्षित कर सकें। तो इस तरीके से हम परिवार के बाद परिवार को प्रभु धर्म में लाते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें भी हम सक्षम बनाते हैं और उनको भी हम स्वामित्व लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि चलिए अब यहाँ पे कितने परिवार हैं, 3-4 परिवार है, तो अब आप लोग भक्ति पारक बैठक के कार्य को का दायित्व लें। तो इस तरीके से ये एक पूरा जो प्रोसेस है, पूरी जो प्रक्रिया है, और धीरे धीरे एक बहाई संस्कृति और बहाई शिक्षाओं का समाज में या समुदाय में एक आकार दिखाई देने लगता है। और जैसे जैसे मित्रगण कार्य को आगे बढ़ाएंगे तो साथ साथ अभियान के भी शिविर होते हैं, कैंपेन्स लगाते हैं, और बहाई जो त्योहार के दिन आते हैं तो हम लोग हर क्षेत्र में भी मित्रों के साथ अगर उत्सव के हैं पवित्र दिवस तो उत्सव मनाते हैं, और इसमें संस्कृति जिसमें कला की प्रतिभा है उन्हें भी हम प्रोत्साहित करते हैं। तो इस तरीके से एक बहुत ही सुंदर उस समुदाय की छवि हमारे सामने दिखाई देने लगती है। तो जैसे जैसे ज्ञान की वृद्धि होती है, फिर सेवा के क्षेत्र में भी हमें अनुभव और हम अपने आप को योग्यशील बनाते हैं, और फिर समुदाय के और भी जो गतिविधि है उसको भी हम आगे लाते हैं, और हर वक्त हमारा ध्यान बहाउल्लाह की जो शिक्षाएं हैं वो लोगों को साझा करने का है, और हमारा आउटवर्ड लुकिंग यानी बाहरी, हम कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे कि बस हम गिने चुने 15-20 लोग हैं तो चलो इसी से ही हमें संतुष्ट हमें रहना है। नहीं, हम चाहते हैं कि पूरी जनसंख्या को हम बहाउल्लाह की शिक्षाओं की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। तो इस तरीके से एक क्लस्टर का एडवांसमेंट या वो एक अग्रणी क्लस्टर बनता है, और साथ साथ जैसे जैसे जटिलताएं भी उभर कर दिखाई देने लगती है तो हम लोग फिर हमारी संस्था की तरफ से एजेंसीज है, कोऑर्डिनेटर्स है, फैसिलिटेटर्स हैं, एक क्लस्टर ग्रोथ कमेटी या एरिया टीचिंग कमेटी है, फिर सहायक मंडल सदस्य हैं और उनके भी सहायक असिस्टेंट्स होते हैं, और फिर मार्गदर्शन भी हमें क्षेत्रीय परिषद से भी मिलता है और सलाहकार और सहायक मंडल सदस्यों की तरफ से भी मिलता है। फिर स्थानीय आध्यात्मिक सभा अगर स्थापित हो चुकी है तो उनके परामर्श के माध्यम से भी हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो यही है समुदाय निर्माण का जो कार्य है। तो साथीगण, आप अपने अपने अनुभव भी साझा कर सकते हैं कि आपने अपने समुदाय को विकसित होते हुए देखा है, आपने भी बहुत सेवाएं दी होगी, आपका भी योगदान कैसा रहा। तो इस पर आप कोई भी मित्र कुछ अपनी तरफ से अपने विचार साझा करना चाहें तो हम सब बहुत ही लाभान्वित होंगे। साथीगण, आप अलग अलग राज्य क्षेत्र से हैं और काफी अनुभवी हैं, तो ये आने वाले 9 वर्षीय योजना में अगर आपका क्लस्टर दूसरे मील के पत्थर तक पहुंच चुका है तो तीसरे तक कैसे ले जाएंगे, और पहले पे है तो दूसरे पे कैसे ले जाएंगे। ये सारे विषय पर हम थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। साथीगण, आपके राजस्थान में तीसरे मील के पत्थर तक कितने हैं क्लस्टर? राजस्थान में जयपुर है ना एक, मैं वो जानता हूँ, जयपुर तो है, और जयपुर ही है इसके, अच्छा यही एक है। बाकी दूसरे मील के पत्थर तक कितने क्लस्टर हैं?
या ये तो बस ऐसे ही पूछा या और कोई राज्य के बारे में बता सकते हैं? जयपुर से 2 क्लस्टर है जो 3rd माइलस्टोन तक पहुंचे हुए हैं। एक टोडा अच्छा भीम भी अच्छा है और एक अच्छा, जयपुर है। हाँ कोटा, इनकी टोडा साइकिल भीम, हाँ अभी साइकिल में है जी हाँ। अच्छा, हाँ टोडा भीम क्लस्टर तो बहुत पिछले 5 वर्षीय योजना और उसके पहले के भी एक 5 वर्षीय योजना में टोडा जहाँ भीम की स्टार्टिंग बहुत में चर्चा हुई थी। हाँ जयपुर starting में। और टोडा भीम एक साथ में हुए थे। अच्छा अच्छा, 3rd एक और माइलस्टोन। था टोंक, टोंक क्या वो क्लस्टर नहीं है नहीं नहीं कि वो जयपुर का एक इलाका है? नहीं, टोंक में कुछ भी नहीं, वो तो पास में अच्छा, एक दूसरी सिटी है। ओ अच्छा 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 वो शहर ही दूसरा है। अच्छा। तो जोधपुर में साथीगण, कोशिश, जोधपुर अच्छा था हाँ एक, जोधपुर, हाँ लेकिन अभी वहाँ काफी एक्टिविटीज डाउन चल रही है, तो हम्म। अभी वहाँ ज्यादा नहीं है एक्टिव। हाँ कई जगह पे पिछले 2 साल से काफी। जी हाँ, अभी हाँ, काफी हाँ जी, फर्क पड़ अनुज गया भाई है। कौन जी? शायद फौजी कुछ कह रहे थे मुझसे, शायद कुशाद। हाँ डॉक्टर शाद जी, हाँ डॉक्टर जी शाद आप। डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा था हम्म, कि जैसे इंदौर है, 3रे माइलस्टोन पे आ गया था, जी लेकिन समझिए स्थिति ऐसी है कि उस पे लटका हुआ हो और अच्छा उससे आगे नहीं बढ़ रहा। हमारा ये सौभाग्य है कि इस ग्रुप के अंदर जी एक तो दिल्ली से आप हैं और एक पटना से मलिक साहब हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिविटीज है, हजारों की संख्या। जी तो वो अगर अपने अनुभव हमसे शेयर करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए, 3rd माइलस्टोन से आगे निकलने के लिए, तो जी क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, हम्म, अगर आप उस पे कुछ प्रकाश डालें हम्म। तो कई लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो पहले श्री संदीप जी आप कुछ साझा करना चाहेंगे? आप भी, अलाभा जी हाँ साक्षात लाभा अलाभा। जी, स्वागत है हाँ आपका। तीसरे मील के पत्थर के आगे कैसे डॉक्टर हैं? साद, जी जो आप कह रहे हैं इंदौर 3रे माइल के पे मील पत्थर के है आगे। या था, हम्म, हमको ऐसे देखना चाहिए कि जैसे डॉक्टरी, आपको डॉक्टर की उपाधि मिली कब मिली? हो सकता है 10 साल 25 से मिली, आदि वापस ले ली गई, नहीं ली गई। इसी तरह अगर कोई क्लस्टर किसी का अपने एक समय में वो किसी माइलस्टोन को पार कर जाता है, तो वो कभी नीचे नहीं आएगा। वो जो उपाधि उसको मिल गया वो मिल गया। अब हो सकता है कि उसमें कुछ कमजोरियां आ गई होंगी, कुछ चीजें कम हो गई होंगी, तो हमको ये आशा के साथ ये प्रयास करना चाहिए कि वह पुनः उस स्थिति को आए और फिर उससे आगे बढ़ना सीखे। तो सबसे पहले तो हमको अपने सोच को बदलने की जरूरत है कि हम आशान्वित रहें। एक बार जो हमने पाया है, जरूर किसी की मेहनत से पाया है और लोगों ने प्रयास किया है और हम वहां तक पहुंचे हैं। अब जो आगे पीढ़ी है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि उसको और आगे कैसे हम लेके जाएं। तो एक तो है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है सतत मानव संसाधन का प्रवाह। जब तक हमारे पास सतत मानव संसाधन नहीं होगा, हम कुछ भी बना के रख देंगे, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। ये एक दुनिया की रीति है। जी आप अच्छे से अच्छा घर बना लो और उस घर में रहने वाले कोई नहीं मिलेंगे तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो जरूरत होता है किसी भी क्लस्टर को आगे जाने में, मदद करता है सतत मानव संसाधन बिल्कुल का प्रवाह। और वो हमको कहाँ मिलेगा? तो विष्णु मंदिर बताते हैं कि वो जो सबसे ज्यादा ऊर्जावान अगर कोई है तो युवा है, समुदाय का युवा। तो हमको देखना होगा कि हम युवाओं को कैसे इसमें शामिल करें। एक इससे पहले इसी पैराग्राफ में है कि हम एक विस्तारित नाभिक हाँ जी बनाए। जी, नाभिक क्या होता? न्यूक्लियस। अगर एक्सपैंडिंग हम, विस्तारित नाभिक। हाँ, अगर हम न्यूक्लियस को हम छोटा रखेंगे तो कभी बढ़ेगा नहीं, हमको हमेशा उसको बड़ा करना है। अगर मान लीजिए कि कोई 5 बीसीसी कक्षा ले रहा है कहीं किसी गांव में या किसी मोहल्ले में, नेबरहुड में, तो हमको देखना होगा कि ये 5 से 7 कैसे बने और 7 से 10 कैसे बने और 10 से 15 कैसे बने। हमको वहां भी हमेशा उसको विस्तार में लाना होगा।
वो विस्तार न केवल गतिविधि में हो, बल्कि जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं, जब हम निर्णय लेते हैं, वहां भी, या योजना बनाते हैं, तो योजना बनाने वाले 2-4 लोग नहीं हों, वो भी योजना बनाने वाले कैसे उसमें बढ़े। क्या हमारे टीचर आके कोई सुझाव दे सकते हैं? क्या हमारे एनिमेटर इसमें कोई योजना बनाने में मदद कर सकते हैं? जब वो योजना में शामिल होंगे तो उस योजना को फलीभूत करने में भी वो अपना प्रयास करेंगे। तो एक तो ये चीजें होती है जो कि थर्ड माइलस्टोन के क्लस्टर के गतिविधियों में और वहाँ के माहौल में वो रच बस जाता है, वहाँ के वातावरण में, कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी को समझना शुरू करता है और उसका स्वामित्व लेना शुरू करता है। तो हमको इस प्रक्रिया को मजबूत करने की आवश्यकता होगी। एक दूसरा जो हम कह रहे हैं कि जैसे योजना को भी हमको आकार देने का, सही जो वास्तविकता के आधार पे है उसको आकार देने की, उसको संयोजित करने की आवश्यकता होती है। जैसे हम मान लें कि हम बात कर रहे हैं अगर बिहार शरीफ और अलौली, मेरा जो सबसे 2 मजबूत क्लस्टर है जहाँ के हजारों की संख्या में गतिविधियां हैं। अब अगर हम अलौली की बात करें, वो एक क्लस्टर है, लेकिन वहाँ कुछ गांव है जो सघन रूप से कार्य करता है, सघन गतिविधियों का केंद्र है। तो वहाँ पे स्पेशली हर गतिविधि के लिए एक क्लस्टर कोऑर्डिनेटर है जिसकी जिम्मेवारी केवल गांव है, और तब वो उसको संभाल पाता है। ऐसा नहीं कि एक क्लस्टर कोऑर्डिनेटर क्लस्टर में है और वो उसके अंदर 20 गांव है, 25 गांव है, वहां तो हम जहाँ सघन गतिविधि का केंद्र होता है तो हम वहाँ उसको व्यवस्थित करने के भी तरीके ढूंढते हैं। अब क्लस्टर में जब गतिविधियां बढ़ जाती है तो हम उसके हिसाब से क्लस्टर को यूनिट में बांटते हैं, अलग अलग यूनिट में, और उस यूनिट के लिए एक पूरा CIT का टीम होता है, क्लस्टर इंस्टीट्यूट टीम, जो अपनी यूनिट की पूरी जिम्मेवारी लेते हैं और एक एक चीजों पे निकटता से नजर रखते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो हमको सीखना होता है कि जैसे जैसे विस्तारित हुआ और उस समय पे वहां पे संसाधन, मानव संसाधन को नियुक्त करना भी एक बहुत आवश्यक होता है कि हम उसको संभाल सके। ये कुछ चीजें हैं जो कि क्लस्टर को आगे ले जाने में काफी मदद करता है। हाँ, श्री संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया। तो इसी में मैं जोड़ सकता हूं कि दिल्ली का भी अनुभव, दिल्ली एक शहरी क्लस्टर है, बहुत बड़ा शहर है। तो यहाँ पर भी जैसे आपने बताया कि मानव संसाधन को सतत बनाना और उनकी प्रवाह और उनकी संख्या लगातार बढ़ाते रखना, वो उसमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की भी काफी बड़ी भूमिका है। और पहले स्थानीय आध्यात्मिक सभा, बहुत यानी 10 वर्ष पहले स्थानीय आध्यात्मिक सभा दिल्ली सघन विकास क्षेत्र में उनका कोई ज्यादा दायित्व नहीं था, लेकिन बाद में जैसे जैसे क्लस्टर बढ़ते गया और 100 से 200 और 200 से 500 और 500 से 1000 और 1000 से आज लगभग 9500 हमारे मूल गतिविधि है। हालांकि उसमें 75 से 80% तो भक्ति पारक बैठक के ही है, लेकिन साथ साथ हमारे जो 6 सघन विकास क्षेत्र हैं उनका दायित्व भी स्थानीय आध्यात्मिक सभा को दिया गया। तो स्थानीय आध्यात्मिक सभा हर वक्त सहायक मंडल सदस्यों के साथ परामर्श करके हमारी जो एरिया टीचिंग कमेटी है, क्लस्टर ग्रोथ कमेटी, उसमें भी हर वर्ष हम लोग मूल्यांकन करते हैं और उसकी तरफ से जो सेवाएं होती है, क्योंकि ज्यादातर ये मूल गतिविधि में भक्ति पारक बैठक के कार्यक्रम को हम एरिया टीचिंग कमेटी के माध्यम से हमने बढ़ा है। और फिर हर मूल गतिविधि के लिए जैसे BCC कोऑर्डिनेटर है, जूनियर यूथ कोऑर्डिनेटर है, स्टडी सर्कल कोऑर्डिनेटर है, तो ये लोग भी अपने पास टीम है, हमारा एक कोर ग्रुप टीम है। और स्थानीय आध्यात्मिक सभा हर बार मिलती रहती है। तो जो नाभिक एक समय था जब सिर्फ
100 मूल गतिविधि चला रही थी। आज पूरा एक हमारा स्कीम ऑफ कोऑर्डिनेशन है। तो और हर वर्ष हम लोग सलाहकार महोदय और सहायक मंडल सदस्यों के साथ बैठकर योजना भी बनाते हैं। हमारा एनुअल प्लान बनता है और उस एनुअल प्लान में ये सारे जो बिंदु हैं उसको भी हम दर्शाते हैं। तो सबसे जो 3 लाइन ऑफ एक्शन है, जो तृणमूल जो विकास का जो एक रणनीति है, उसको अगर हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जो सेवाएं उसके साथ जोड़ते हैं तो विकास बहुत तेजी से हो सकता है। और संयोग से हमारे पिछले 5 वर्षीय योजना में 2 ऐसे अवसर भी हमें मिले हैं जब बहुत बड़ी संख्या में हम लोगों के साथ वार्तालाप भी कर पाए, 2017 और 2019। तो इन 2 वर्ष में काफी अच्छी तरीके से लोगों के हमको आकर्षित कर पाए। और ये सघन विकास क्षेत्र जो 6 है हमारे पास, उसमें जितने भी बच्चों के माता पिता या किशोर किशोरियों के माता पिता हैं, उनके साथ भी हम वार्तालाप करके उनको भी हमने पंजीकृत कराया है। इसलिए हमारी मूल गतिविधि की संख्या बहुत बड़ी है। और इसमें कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां पर पूरा जो गली है उसमें सभी परिवार, सभी घर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आज हमारे दिल्ली में लगभग 600 परिवार है और इसको हमने लगभग 110 या 112 ग्रुप्स में हमने बना दिया है, ग्रुप्स ऑफ फैमिली डिवोशनल्स। और कई परिवार तो खुद ही अब स्वामित्व ले रहे हैं। फिर जो 2 साल ये कोरोना के वजह से कुछ गतिविधि में ढील आया था, तो हम लोग ने क्या किया कि हमने कहा कि हर परिवार में कम से कम एक स्मार्टफोन है, एक एंड्रॉयड फोन है, जिसके माध्यम से हम अपने बीच में संपर्क बनाए रख सकते हैं। और कुछ परिवार के पास अगर रिचार्ज के लिए पैसे की कमी होती थी तो हमारे लोकल असेंबली ने उसके लिए अलग से बनाया और कहा कि ठीक है, हर महीने जो परिवार के पास रिचार्ज करने की कमी है, क्योंकि कुछ लोगों के जो रोजगार थे वो सब छूट गए थे, तो हमने इस तरीके से भी सहायता की। तो संपर्क बना रहा, क्योंकि अगर योजना को हमें आगे ले जाना है तो हमारा आदान प्रदान जो भी संस्था में जुड़े हुए हैं उनके बीच में और वाइडर सोसाइटी, बाहर के भी जितने भी हमारे साथीगण हैं, उनसे भी हमें आदान प्रदान करते रहना है, संपर्क बनाए रखना है। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास बहाई उपासना मंदिर है और वहाँ पे एजुकेशन सेंटर है। तो हमारी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो सेंट्रलाइज्ड शिविर भी लगाते हैं। और फिर अब चूंकि कोरोना की वजह से हम छोटे छोटे गुट में मिलते हैं, तो वो लोग के पास अपने रिसोर्स पर्सन है, मानव संसाधन है, जो हर क्षेत्र में जाके मित्रों को इकट्ठा करते हैं। और हमारे पास 7 लोकल बहाई सेंटर्स भी है। तो सारी परिस्थितियों को देखते हुए भी हमने अपनी जो गतिविधि है उसको अधिक से अधिक रूप से हमने जारी रखा। 2 बार हमें बहुत कम करना पड़ा, जैसे अभी हमने कई योजनाएं बनाई थी कि हमारे आने वाले 9 वर्षीय योजना के लिए सम्मेलनों का आयोजन करना है। अब हम शारीरिक रूप से इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, तो हमने कहा कि ठीक है, ऑनलाइन करेंगे। तो अभी हमारा फैसिलिटेटर्स का जो ट्रेनिंग है वो ऑनलाइन शुरू हो गया है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे एक फैसिलिटेटर्स का कोर ग्रुप बनेगा, तो वो लोग फिर अपने अपने क्षेत्र में मित्रों को इकट्ठा करके वो लोग फिर और आगे ऑनलाइन या जितनी संख्या में सरकार के आदेश और प्रोटोकॉल रखते हुए मिल सकते हैं, हम मिलेंगे। जैसे 15 से 20 लोग तो मिल सकते हैं और मास्क पहने हुए, 2 गज की दूरी बनाए हुए और सैनिटाइजर और इस तरीके से चीज़ों की उपलब्धियां भी हम लोग चीज़ों को भी उपलब्ध भी कराते हैं। तो हर बार हम परामर्श भी करते हैं
लास्ट मिनट। और अपनी योजना को जारी रखने के लिए हम काफी हम या क्या है उत्साह यानी उत्सुक होते हैं। सो साथीगण, ये दो अनुभव आपके पास है, दिल्ली और बिहार शरीफ और अलौली का। और कोई मित्र या अब आप सब डॉक्टर शाद, अब इंदौर में क्या करना चाहिए, कुछ आपको ठोस सुझाव प्रस्ताव मिला कि कहाँ थैंक पर यू इंदौर वेरी में मच। कुछ? जी, आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू। एक कुछ पॉइंट्स मैंने नोट्स किए हैं जो हमारे यहाँ जी। कमजोरियां हैं, जी, हम कोशिश